हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हमारी ये टॉपिक जो है फूड प्रोडक्शन और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की पार्ट 5 है, जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रेंट के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, तो जो भी इस सीरीज़ के जो भी टॉपिक है आप लोग को चाहिए वो धीरे धीरे आ जाएगा। और अगर जो भी मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, जैसे कि फूड प्रोडक्शन कंजप्शन ट्रेंड इन इंडिया, फूड सिक्योरिटी के क्या होता है, नेशनल इंटरनेशनल फूड पॉलिसीज़, प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट, ये सब के बारे में मैंने ऑलरेडी डाल दिया है वीडियोज़। आप चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हर एक चीज़ का लिंक डाल दूँगी, इस सीरीज़ का जो 4 वीडियोज़ मैंने बना चुकी है ऑलरेडी, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रेंट के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अनटारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए जाएंगे, इस टॉपिक को एकदम कम्प्लीटली फिनिश करेंगे। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में अगर कुछ डाउट है इसके बारे में और कोई भी टॉपिक के बारे में, या फिर आप चाहते हो कोई एक्स्ट्रा चीज़ के बारे में मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगा, अगर आपको लगता है मैं इसका सलूशन निकाल सकती हूँ, तो प्लीज़ मतलब हेजिटेट मत कीजिएगा पूछने के लिए। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या समझते हैं आप? क्या लगता है, मतलब प्रोक्यूरमेंट का क्या मतलब हो सकता है? अगर मैं कहूँ मेरी भाषा में, तो ये हो सकता है कि हमारी रोज़भरी ज़िंदगी में रोज़भरी हो सकता है, या फिर जो चीज़ हमें ज़रूरी होता है हमारे ज़िंदगी में जीने के लिए, या हो सकता है, देखिए हमारे जो ह्यूमन होते हैं, जो इंसान होते हैं, उनको तो खाना, वस्त्र और वासगृह, ये जो 3 होते हैं, ये तो एसेंशियल कमोडिटी हो गए। बाकी डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकते हैं। किसी के लिए लग्जरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, किसी के लिए सर्विसेज, कुछ सर्विस हेल्थ कुछ और वगैरह इम्पोर्टेंट होती है। तो ये सारे आवश्यकता जो चीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम जब मिनिमम अमाउंट में खरीदते हैं, जितने कम अमाउंट में हो सकते हैं, अगर हम खरीदने की सुविधा पाते हैं, तो इसे बोला जाता है प्रोक्यूरमेंट। जहाँ पे भी हमें मिनिमम अमाउंट में मिलती है, उसको बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट। तो मेरी भाषा में ये हो गया। प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड ग्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ द फूड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। प्रोक्यूरमेंट के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती है, और प्रोक्यूरमेंट ये ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट की जितने सारे स्कीम्स है उन सभी को ये फुलफ़िल करता है, मतलब अचीव करने में मदद करता है। फूड ग्रेन पर्टिकुलरली, हम तो यहाँ फूड ग्रेन के बारे में बात करेंगे, खाद्य के बारे में। ठीक है, खाद्य शस्य के बारे में, जो हमारे जो 3 एसेंशियल कमोडिटीज़ है, 3 एसेंशियल नीड है ह्यूमन की, उसमें एक नीड है। ठीक है, हम बाकी के बारे में यहाँ पे बात नहीं करने वाले। तो आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं डिफरेंट बाकी और एसेंशियल नीड के साथ जोड़ के। ठीक है, इट सर्व टू इन पर्पजेस। क्या पर्पज फुलफिल करता है? वन ऑफ प्रोवाइडिंग remunerative prices to the farmers and avoiding distress sale of food grains at price below the minimum support price, and encourage the farmers to increase production of food grains। ये क्या हेल्प करता है कि हम फार्मर से प्रोक्यूर करते हैं। प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रेंट हम यहाँ पे इस बारे में पढ़ेंगे कि हम जो फार्मर से प्रोक्यूरमेंट करते हैं फूड ग्रेन, ठीक है, हम जो पढ़ेंगे फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम जो पढ़ेंगे पीडीएस, इसके दौरान हम पढ़ेंगे किस तरह से फूड प्रोडक्शन एफसीआई जो होती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक सेंट्रली इंस्टीट्यूट होती है, वो कैसे फार्मर से फूड लेके प्रोक्यूर करके उसको लेके गोदाम तक पहुंचती है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये पहली स्टेज होती है फार्मर से किस तरह से हम फूड ग्रेन प्रोक्यूर करते हैं। फार्मर किस तरह से मतलब उनके जो लैंड होते हैं, किस तरह से सर्टिफाइड फूड ग्रेन्स वहाँ पे उगाते हैं, मतलब गवर्नमेंट एजेंसी के साथ मिलकर, फिर उसको एफसीआई प्रोक्यूर करते हैं एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब एक मिनिमम प्राइस निर्धारित किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कि इसके नीचे फार्मर से खरीद नहीं सकते खाद्य शस्य। ठीक है, फूड ग्रेन।
इससे ऊपर की अगर आप दे सकते हो, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो एमएसपी निर्धारित किया जाता है उससे थोड़े बहुत अपने हिसाब से ज़्यादा ऊंच नीच करके, मतलब नीच तो नहीं करते, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड करके वो दे सकते हैं। लेकिन एमएसपी से नीचे की रेट में कोई भी फार्मर से एफसीआई हो गया या फिर कोई भी स्टेट एजेंसी प्रोक्योर अप नहीं कर सकते। ये तो है बेसिक चीज़ें। तो इसी वजह से क्या होता है, जो फार्मर को एक रेम्युनरेटिव प्राइस मिल जाती है, ताकि अगर कुछ कंडीशन आ गई जैसे कि फेमिन हो गया, डिजास्टर हो गया, कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ हो गया, तो जैसे खाद्य शस्य मतलब ख़त्म हो जाता है या फिर फार्मर को डिस्ट्रेस सेल की फेस करनी पड़ती है, उस सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एमएसपी का निर्धारित किया जाता है, जिसके वजह से फार्मर्स को सुविधा होती है, ताकि उनके जो फूड ग्रेन्स वो उगाए हैं वो नष्ट ना हो, वो गवर्नमेंट के पास और अल्टीमेटली लोगों के पास अच्छी तरह से पहुंच सके और इन रिटर्न फार्मर्स को अच्छी खासी पैसा मिल सके। ठीक है, ये हो गया एक पर्पज। और सेकेंड पर्पज ये है, इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की वजह से फार्मर्स को फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में इनकरेज मिलती है। मतलब फार्मर इनकरेज होती है कि देखिए, अगर मार्केट में उसका फूड ग्रेन बिक सेल नहीं होती है, वो बेच नहीं पाता, तो उसके दिमाग में एक एक चीज़ होता है कि अच्छा ठीक है, मैं मार्केट में अगर नहीं बेच सकता किसी भी कारण पे, तो गवर्नमेंट तो एक चीज़ है जो जो मुझे प्रोक्योर करके ले जाएगी। तो इसी वजह से फार्मर्स हमेशा इनकरेज रहती है अपने फील्ड में, राइस हो गया, व्हीट हो गया, जो भी प्रोक्योरमेंट हमारे पीडीएस के थ्रू होती है, वो सारी चीज़ें उगाने के लिए वो इसको इनकरेजमेंट मिलती है। ठीक है, हो गया ट्विन पर्पस। इट ऑल्सो enables द गवर्नमेंट टू बिल्ड अ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स विच आर वाइटल टू द फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। बफर स्टॉक क्या होती है? जो स्टॉक होती है हमारे फूड ग्रेन्स गोदाम में, जिसे एफसीआई लेके डिस्ट्रीब्यूट करती है फेयर प्राइस शॉप में या फिर डिफरेंट कस्टमर, वहाँ से कस्टमर तक जाती है, बेनिफिशरीज तक जाती है। वो जो गोदाम पे स्टॉक होकर रहती है, उससे ज़्यादा स्टॉक अगर हम रख पाते हैं तो उसे बफर स्टॉक कहते हैं। तो वो ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करने में एफसीआई को आसानी होती है, गवर्नमेंट को आसानी होती है इसी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के दौरान। मतलब प्रोक्योरमेंट होता है इसी वजह से। द requirements of targeted public distribution system are also made from the food grains procured by government agencies for the central pool. Targeted public distribution system क्या है कि कुछ जो टारगेटेड पीपुल होते हैं, टारगेटेड बेनिफिशरीज होते हैं, बहुत ही नीडी पीपुल होते हैं, उनके पास किस तरह से सही अमाउंट, सही रिक्वायरमेंट में फूड ग्रेन्स पहुंच सके, पर्टिकुलरली हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। लेकिन ये थोड़ा आप जान लो, क्योंकि कई बार ये आने वाला है आगे। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये जो फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट को गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा पहुंचने के लिए, ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कहीं हद तक हेल्प होता है। Procurement operations on behalf of the Government of India are carried out by Food Corporation of India and other state government agencies। मैंने जैसा आपको बोल रही थी अभी कि जो प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ये एफसीआई पर्टिकुलरली सेंट्रल ऑफ इंडिया के बिहाफ से एफसीआई फुलफिल करती है। और कई बार क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी भी एफसीआई के बिहाफ में ये सब काम करती है। ठीक है, the procurement price are based on the minimum support price announced by Minister of Agriculture on the recommendation of the Commission of Agriculture Cost and Price, जिसको CSCPP बोला जाता है। ये जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है, इसको कौन निर्धारित करता है? ये जो प्रोक्योरमेंट प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बेस पर होती है, इसको अनाउंस किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। उसको रिकमेंड कौन करता है? मतलब मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर को रिकमेंड कौन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, जो कि एमएसपी निर्धारित करता है। ठीक है, ये इसको याद रखनी है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है एमसीक्यू में। दीज प्राइसेस आर अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट मच बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द रबी एंड खरीफ मार्केट सीजन्स। जब खरीफ या फिर रबी मार्केट सीजन आ जाती है, प्रोक्योरमेंट के टाइम आ जाती है, उससे काफ़ी दिन पहले गवर्नमेंट को अनाउंसमेंट करनी होती है एमएसपी। टाइम टू टाइम ये एमएसपी रेट जो होती है ये अपग्रेड होती है। ये नहीं कि हमने डिसाइड कर लिया ये 15 साल 20 साल, डिफरेंट गवर्नमेंट जब आती है 5 साल के बाद, डिफरेंट गवर्नमेंट अगर चाहती है तो फिर वो एमएसपी रेट को ऊंचे नीचे कर सकता है। इन एडिशन टू एमएसपी कुछ इंसेंटिव ऑल्सो अनाउंस किया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि
मैं आपको बोलूँगी अगर मेरी जो स्टेट है, अगर उस स्टेट में मेरी गवर्नमेंट की इच्छा हुई, अगर एमएसपी रेट 2000 है प्राइस की, मान के चलिए, है नहीं, मैं बता रही हूँ, अगर 2000 है तो मेरी गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें मैं 2000 नहीं, मेरे फार्मर्स को मैं 3000 दूंगा। तो वो क्या करेंगे, वो डिसाइड कर लेंगे कि 2000 तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई, फिर 1000 स्टेट गवर्नमेंट के ट्रेजर से आकर ऐड होके फार्मर को दिया जाएगा। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कुछ ऐड करके, इंसेंटिव अनाउंसमेंट करके इसमें बढ़ोतरी करके दे सकती है, लेकिन उसका अधिकार नहीं, मतलब इसका वो ये नहीं कर सकते, एमएसपी के नीचे, मतलब 2000 अगर है वो यहाँ से कटौती नहीं कर सकते, 1500 रुपये में आप नहीं दे सकते, या इसमें 1 रुपये भी कम करके आप नहीं दे सकते। अब अगर दोगे तो इसमें बढ़ोतरी करके आपको देना होगा, ठीक है। फिर क्या होता है, द FCI एंड द स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट ओपन लार्ज नंबर ऑफ परचेस सेंटर्स थ्रू आउट द स्टेट टू फैसिलिटेट परचेस ऑफ फूड ग्रेन्स। तो इसके बाद क्या होता है, जो FCI होती है एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज जितने सारे होते हैं जो कि इस प्रोक्योरमेंट काम में लगे रहते हैं, PDS के सिस्टम के थ्रू आते हैं, वो सब एक दूसरे के साथ कंसल्टेशन करके, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके बहुत सारे परचेस सेंटर खुलते हैं, मत ठीक है, या फिर परचेस सेंटर के साथ वो कॉन्टैक्ट करते हैं थ्रू आउट द स्टेट कि कैसे फूड ग्रेन की परचेस हो सकती है, प्रोक्योरमेंट हो सकती है फार्मर से। Centers are selected in such manner that the farmers are not required to travel more than 10 kilometers to bring their produce to the nearest purchase center in the state। तो सेंटर का एक कंसर्न होता है और सेंटर इस तरह की कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है ताकि फार्मर्स जो होते हैं उनको 10 किलोमीटर से ज़्यादा कोई जगह पर, मतलब उनके घर से 10 किलोमीटर ज़्यादा दूर, किलोमीटर से ज़्यादा कुछ दूर तक जाना ना पड़े। तो इसी वजह से उन्होंने 10 किलोमीटर के अंदर ही बहुत सारे परचेस सेंटर बनाए होते हैं ताकि फार्मर्स जाके वहाँ पे परचेस कर सके, मतलब फार्मर्स अपने चीज़ें, प्रोडक्ट जाकर वहाँ पे बेच सके। अरेंजमेंट्स फॉर क्लीनिंग, ड्राइंग, वेइंग आर मेड ऑन द प्रोक्योरमेंट सेंटर बाय द स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड। जो स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड होती है वो क्या करती है, जो चीज़ें आकर पहुंच जाती है, जो भी पैडी होती है या फिर व्हीट होती है, वो जाके वहाँ पे क्लीनिंग होती है, ड्राइंग होती है, वेइंग होती है, वो सब प्रोक्योरमेंट सेंटर में हो जाता है, जो परचेस सेंटर्स होते हैं। All the fruit grains brought at the procurement centers and conforming to the laid down specifications of the Government of India are procured by FCI and other state procuring agencies। जो भी procurement होती है, प्रोक्योरमेंट सेंटर पे आती है, वो अल्टीमेटली क्या होती है, FCI के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज होती है उनके द्वारा प्रोक्योरमेंट हो जाती है। However, the farmers are free to sell their food grains in the open market at the price higher than MSP। अगर कोई ऐसा मार्केट होती है, ओपन मार्केट मतलब कोई भी ऐसा प्राइस, मतलब शॉप होती है, दुकान होती है जहाँ पे MSP रेट से ज़्यादा वो फार्मर से चीज़ें ले सकते हैं। मतलब अगर फार्मर्स वहाँ पे अपने पैडी हो गया, व्हीट हो गया, जो भी प्रोडक्ट MSP के द्वारा बेचा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो प्रोडक्ट अगर वो फार्मर को MSP रेट से ज़्यादा दे रहा है तो फार्मर्स फ्री होके वहाँ पे अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावटी नहीं हो सकता। State governments and their procuring agencies help the FCI in procurement of food grains from the farmers under price support scheme। ये प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर क्या करते हैं, ये जो FCI होते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी हो गया, विद द हेल्प ऑफ FCI के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज क्या करते हैं, फूड ग्रेन फार्मर से प्रोक्योरमेंट करते हैं। मेजर क्वांटिटी ऑफ फ्रूट ग्रेन जैसे कि व्हीट हो गया, पैडी हो गया, कोर्स ग्रेन्स हो गया, ये सब प्रोक्योर किया जाता है बाय स्टेट प्रोक्योरिंग एजेंसीज ऑन द बिहाफ ऑफ FCI। ठीक है, द यूनिट डील्स विद द वेरियस डायमेंशन ऑफ मैनेजिंग प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। तो जो भी यूनिट पे वो जाके प्रोक्योरमेंट करते हैं या फिर सेल करते हैं फार्मर्स, वहाँ से क्या होता है, आगे जाकर स्टोरेज होती है, प्रोक्योरमेंट का मैनेजमेंट होता है, मार्केटिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन आगे जाकर होती है धीरे धीरे। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पे फूड कॉरपोरेशन इंडिया के बारे में कुछ थोड़ा बहुत लिखा गया है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन।
ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, आपको याद रखनी है। ये होता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इसको कंट्रोल कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये इसको एफसीआई को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करता है। ये फूड ग्रेन प्रोक्योर करता है। क्या क्या फूड ग्रेन करता है? व्हीट करता है, पैडी करता है, कोर्स ग्रेन जिसमें आता है मेज, बाजरा, सोरगम, ये सारी चीज़ें ये बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोक्योर करता है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो प्राइस गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है, ठीक है, उससे नीचे आप फार्मर से प्रोक्योर नहीं कर सकते डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। फार्मर से डायरेक्ट ये प्रोक्योर करने की उसको इजाज़त मिली है। राइस इज ऑल्सो प्रोक्योर्ड फ्रॉम राइस मिलर्स अंडर लेवी स्कीम। लेवी स्कीम क्या होता है? लेवी स्कीम क्या होती है कि एक जो राइस मिलर होती है, जो राइस मिल होती है, आपको पता होगा आपके गांव में अगर राइस प्रोडक्शन कोई करते हैं, फार्मर्स होते हैं और अपने उगाते हैं राइस वगैरह, व्हीट वगैरह, तो आप जाकर पूछ सकते हैं, राइस मिल में वो जाकर राइस देते हैं ताकि आगे की प्रोसेस किया जा सके। वो राइस मिलर जो होते हैं अंडर लेवी स्कीम, मतलब वो एफसीआई के द्वारा, एफसीआई जैसे करती है, प्रोक्योरमेंट करती है फार्मर से डायरेक्टली, वो भी उस तरह से एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर बेस करके वो भी डायरेक्टली फार्मर से प्रोक्योर कर सकते हैं और करके उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डाल सकते हैं। ठीक है, तो राइस जो राइस प्रोक्योर होती है वो राइस मिलर के द्वारा भी डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो प्रोक्योर फूड ग्रेन्स फॉर फार्मर ऑन बिहाफ ऑफ एसी। ये तो बहुत बार मैंने कह चुकी हूँ यहाँ पे। तो देखिए, एक सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट होती है जो कि एफसीआई इसको प्रोक्योर करती है। एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट होती है। डिसेंट्रलाइज्ड क्या होती है? टू एनकरेज लोकल प्रोक्योरमेंट एंड टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, a scheme known as decentralized procurement of food grains was introduced by the government of India 1997 to 98। 97-98 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इंट्रोड्यूस किया था ताकि लोकल प्रोक्योरमेंट को एनकरेज किया जा सके और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो एक जगह से लेकर फूड प्राइस शॉप तक पहुंचती है, जहाँ पे प्रोक्योरमेंट होती है, वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को किस तरह से बचा जा सके, कम किया जा सके, उसको उसके लिए डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एक स्कीम बन के आया। ये स्कीम के दौरान क्या होता है? इम्प्लीमेंटेड बाय सम ऑफ द स्टेट, बहुत सारे ऐसे स्टेट जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जो कि यूपी, तमिलनाडु, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे फूड ग्रेन्स लोकली एमएसपी रेट में बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोक्योरमेंट किया जाता है फॉर द टीपीडीएस एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। टीपीडीएस मतलब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो अपने एरिया में सबसे टारगेटेड पीपल होते हैं, सबसे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होते हैं, फैमिली होते हैं, उन फैमिलीज़ को उन फैमिलीज़ के पास पहुंच सके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसके लिए ध्यान दिया जाता है। ठीक है, स्टॉक सॉरी तो दोस्तों, अब हम देखेंगे फूड प्रोसेसिंग में क्या क्या कंस्ट्रेंट हम फेस करते हैं। तो पहली बात यह है, फूड ग्रेन हमारे जो कंट्री में लार्ज फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन होती है वो लार्जली डिपेंडेंट होती है मानसून के ऊपर। मानसून मतलब बारिश के ऊपर। ठीक है, अगर बारिश आई, क्योंकि बहुत मेजर हमारे जो लैंड है वो नॉन इरीगेटेड होता है। नॉन इरीगेटेड मतलब जो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट हो। बारिश आई ठीक ठाक तो प्रोडक्शन अच्छी होती है, बारिश ना आए तो प्रोडक्शन ठीक ठाक से नहीं होती है। तो जो इरीगेटेड लैंड है वो तो डेफिनेटली उसमें कैनाल हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़ होती है जो हमारे कंसर्न नहीं है। हम बात करते हैं जो नॉन इरीगेटेड एरिया है, जो पर्टिकुलरली बारिश के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो उसमें क्या होती है, अगर कोई किसी साल बारिश बिल्कुल नहीं आती है या फिर किसी साल बारिश बहुत जल्दी आ जाती है तो फ्लडिंग कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। फ्लडिंग नहीं आती है तो ड्रॉट कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो क्या होगा, प्रोडक्शन डेफिनेटली कम हो जाएगी। लेकिन फार्मर्स को जीने के लिए, अपने परिवार की भरण पोषण करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट की तो ज़रूरत होती है। तो अगर जो फार्मर्स ओनली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो उनकी परिवार कैसे चलेगा? तो इसी वजह से क्या होती है ना, अगर प्रोडक्शन जब कम हो जाती है तो एमएसपी को डेफिनेटली एमएसपी रेट को हाइक करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, ताकि जो फार्मर फेस करती है जो प्रॉब्लम्स वो फेस ना करे। जो लोन्स वगैरह वो लेती है उसको ठीक टाइम से उसको क्या कहते हैं उसको, मतलब रीपे कर पाए और डिफरेंट टाइप के अपने भरण पोषण कर पाए। इसलिए एमएसपी की
बढ़ोतरी होती है। सेकेंड थिंग ये होती है कि अगर फूड ग्रेन हमारे पास किसी भी कारण की वजह से स्टॉक होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हो गई या फिर इलीगल प्रैक्टिस के द्वारा, इलीगल प्रैक्टिस मतलब हम हमारे पास जैसे कई बार देखने को मिलते हैं हमारे स्टेट में क्या होती है, अगर आलू हो गया या फिर कोई ऐसी एसेंशियल कमोडिटीज़, एसेंशियल फूड ग्रेन जो कि वेजिटेबल्स हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो डेफ़िनेटली उसकी स्टॉक होती है, लेकिन इन्फ्लेशन करने के लिए क्या करते हैं लोग, प्रॉफ़िट करने के लिए कई बार क्या होती है, जो मिडिलमैन होते हैं या फिर बड़े-बड़े कॉर्पोरेटर होते हैं, वो करप्शन करके ना उसको छुपा देते हैं, तो शॉर्टेज दिखा देते हैं। तो इसके दौरान क्या होता है, बहुत सारे बाहर से इम्पोर्ट होने लगती है फूड ग्रेन और इसकी वजह से बहुत अक्यूमुलेशन हो जाती है, इसको होर्डिंग्स बोला जाता है। तो ये सब जो होता है, ये डिस्टर्ब करती है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में बाय फूड गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। तो ये एक कंस्ट्रेंट हो गया। फिर थर्ड हो गया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर पेरिसेबल इन नेचर हैविंग लो स्टोरेज कैपेसिटी। बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया जो कि पेरिसेबल होते हैं, मतलब बहुत देर तक वो नहीं रहती स्टोरेज में, थोड़े दिन स्टोरेज के बाद ये खराब हो जाता है। सो प्रोक्यूरिंग एंड स्टोरिंग दिस कमोडिटीज आर कॉम्प्लिकेटेड टास्क। अगर इस तरह की, जैसे आलू हो गया, आलू को हम ज़्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर हम कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे भी तो एक सर्टेन टाइम तक रखेंगे, उससे ज़्यादा रखेंगे तो वो ख़राब हो ही सकता है और ख़राब तो होगा, उसके साथ साथ उसके आसपास जितने सारे फूड ग्रेन्स हैं उसको भी वो ख़राब करेगा। तो इसी वजह से ये स्टोर करने के लिए हमें काफ़ी क्या होती है, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, व्हिच इज़ लैकिंग इन आवर प्रोक्योरमेंट मेथड्स। हमारे जो प्रोक्योरमेंट मेथड्स है वो इतने भी डेवलप नहीं है कि हम लार्ज स्टॉक को और पेरिसेबल प्रोडक्ट्स को बहुत देर तक स्टोर करके रख पाए। ये एक कंस्ट्रेंट होती है। मेजॉरिटी ऑफ आवर फार्मर आर सब्सिस्टेंट फार्मर, मतलब वही फार्मिंग करेंगे जो उनको ज़रूरत होती है, ठीक है। सॉरी, सब्सिस्टेंट का ये मतलब होगा कि वो बहुत ही मार्जिनल फार्मर होते हैं, स्मॉल फार्मर होते हैं, तो उनसे ज़्यादा कुछ प्रोक्योरमेंट करना तो कभी-कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर फिफ्थ पॉइंट ये होता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज क्राउड आउट प्राइवेट प्लेयर्स फ्रॉम फूड प्रोक्योरमेंट सेक्टर व्हिच लीव्स लिटिल कंपटीशन फॉर गवर्नमेंट एजेंसी। तो क्या करते हैं गवर्नमेंट एजेंसी, क्या करते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं प्रोक्योरमेंट करने के लिए उनको क्राउड आउट कर देते हैं, मतलब आउट कर देते हैं प्रोक्योरमेंट सेक्टर से, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी जितने सारे होते हैं उनके बीच एक कंपटीशन नहीं होती, क्योंकि प्रोक्योरमेंट को वो इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते या फिर इतना अच्छे से नहीं करते। अगर प्राइवेट सेक्टर जाती तो उनके बीच जो कंपटीशन है क्या होती कि वो कर रहे हैं हम भी करेंगे, हम भी कुछ अच्छा खासा करेंगे। ऐसा नहीं है, वो सोचते हैं कि हम ही सर्वे सर्वा है तो हम जो करेंगे हम ही करेंगे। तो इसी वजह से कंपटीशन की लैक होती है। ओवर द ईयर्स देयर इज लिटिल इम्प्रूवमेंट इन द प्रोक्योरमेंट मेथड एंड मिनिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी व्हिच हैज लेड टू ह्यूज कॉस्ट ऑफ एक्सचेकर। तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो गया, हमारा जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है, लेकिन उतना इम्प्रूवमेंट तो नहीं हुआ है और टेक्नोलॉजी भी इतना अच्छा खासा यूज़ नहीं होता, जिसमें एक ह्यूज कॉस्ट की भरण पोषण करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं काफ़ी हद तक डिपार्टमेंट में जब काम करती थी, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है कैसे प्रोक्योरमेंट होती है, किस तरह से प्रोडक्शन के लिए उनको फार्मर्स को रेडी किया जाता है प्रोक्योरमेंट से पहले, क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है मुझे पता है। तो इतना अच्छा खासा टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत अच्छी खासी, जिसमें हम मतलब अगर ज़्यादा हो गया बहुत ही प्रॉब्लम होती है, मतलब स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा हो गया उसमें जो कीड़े वगैरह लगने की चांसेस है, डिजीजेस आने में चांसेस होती है। तो इसके लिए अच्छी खासी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें, और जो भी टेक्नोलॉजी है वो हर तरफ यूज़ नहीं होती। कई-कई जगह पे यूज़ हो सकती है जो जिसमें जो मतलब क्या कहते हैं, बहुत कम ऐसी जगह होती है, बहुत कम ऐसी एजेंसी होती है जो इसको अफ़ोर्ड कर पाते हैं। ठीक है? इसी वजह से इतना बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट वेयरहाउस मतलब जो स्टोरेज हाउसेस होती है वो एडिक्वेटली नहीं है। आप अभी भी देख सकते हैं, आपके जितने सारे स्टेट होते हैं, सॉरी जितने सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस नहीं होता है अच्छी खासी, तो और एडिक्वेटली नहीं होती जितना होना चाहिए, जिसके वजह से क्या होता है, एक प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वेयरहाउस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं शेल्टर फॉर फूड ग्रेन्स और एक होते हैं कोल्ड स्टोरेज फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट वेजिटेबल के लिए एक कोल्ड स्टोरेज होता है और एक
फूड ग्रेन को रखने के लिए, जैसे राइस हो गया, पैडी हो गया, कोर्स ग्रेन्स हो गया, उनको रखने के लिए एक शेल्टर की तरह, एक गोदाम की तरह हाउस होती है, ठीक है। Centralized procurement procedure with no fixed policy of timely procurement। The central procurement procedure मतलब जिसको FCI procurement करती है on the behalf of government। तो उसमें क्या होती है, ऐसे कुछ पॉलिसी नहीं है, फिक्स्ड पॉलिसी नहीं है कि हम इसी वक्त जाकर प्रोक्यूरमेंट करेंगे। तो वो जब उनका मन किया वो प्रोक्यूरमेंट नोटिस डाल कर प्रोक्यूरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ओनली 6% ऑफ फार्मर्स सेल देयर प्रोड्यूस टू गवर्नमेंट। FCI due to their lack of awareness, lack of access to MSP, ओनली बिग फार्मर्स बेनिफिट इन नॉर्दर्न इंडिया रीजन। तो ये बोलते हैं ऑथर कि ओनली हमारे जो फार्मर्स होते हैं इंडिया में, ओनली उनका 6% फार्मर्स वो गम उस 6% फार्मर ओनली गवर्नमेंट को प्रोक्यूर मतलब अपने बेच सकते हैं अपने प्रोड्यूस। ड्यू टू क्या होती है रीजन बिंग FCI कभी कभी उसको अवेयरनेस नहीं होती है कि अच्छी खासी वो इन्वेस्टिगेट नहीं करते, अवेयरनेस नहीं होती फार्मर कब हार्वेस्ट कर रहे हैं, कब रेडी हो रहे हैं बेचने के लिए। और MSP के लिए भी वो लैक ऑफ एक्सेस होते हैं, कई बार उनके पास फंड अच्छी तरह से पहुंच नहीं पाती है, या फिर फंड की लैक हो जाती है, जिसके वजह से वो ठीक ठाक से MSP नहीं दे पाते, जिसके वजह से फार्मर्स को जाकर बाहर बेचना पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से नॉर्दर्न इंडिया रीजन में जो बड़े बड़े फार्मर होते हैं पर्टिकुलरली वही इससे बेनिफिट पाते हैं, ठीक है। आज पर NSCO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस 2011-12 क्या होता है, 40 to 60% फूड ग्रेन इज सिफोन्ड ऑफ टू ब्लैक मार्केट। ऑल इंडिया एवरेज ऑफ लीकेज फ्रॉम PDS इज 47%। NSSO जो होता है हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, उसका एक रिपोर्ट आया था 11-12 में, उसके अकॉर्डिंगली 40 to 60% जो फूड ग्रेन होते हैं वो ब्लैक मार्केट को चले जाते हैं। और ब्लैक मार्केट कैसे होते हैं, जो PDS के थ्रू जाते हैं। हम आगे जाकर जब PDS पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे किस तरह की हेराफेरी होती है, करप्शन वहाँ पे होती है। और पर्टिकुलरली PDS से जो लीकेज होती है वो 47% हो जाती है। ये कैसे होगा, हम अगर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो सकता है। जब हम PDS के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। ओवर कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज, अगर स्टोरेज आपका है 5 क्विंटल की, आप अगर वहाँ पे 10 क्विंटल की चीज़ें आकर स्टोर कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप समझिए। FCI have stored food grains double the capacity of storage, it is resulted into। तो क्या होता है, स्टोरेज फूड ग्रेन्स इन ओपन मार्केट रिजल्टेड इन फूड इन्फ्लेशन। तो फूड ग्रेन क्या होती है, ओपन मार्केट को चली जाती है, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होगी तो क्या होगा, जो FCI क्या करेगी, ये यहाँ पे पढ़ के वेस्ट होने से अच्छा है कि ओपन मार्केट को चला जाए, ओपन शॉप को चला जाए, जहाँ पे वो हाई रेट में बेच सकते हैं कस्टमर को, तो इन्फ्लेशन फूड इन्फ्लेशन हो जाता है। और सेकेंड चीज़ होता है लार्ज स्केल फूड रटन इन FCI स्टोरेज। अगर इन केस FCI बाहर बेच नहीं सकती, बाहर कोई ओपन मार्केट में डाल नहीं सकती डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी भी रीजन की वजह से, तो क्या होता है वो वहाँ पे पड़े पड़े सड़ जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो डिजीजेस लग जाती हैं, जिसके दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्रॉप स्पेसिफिक प्रोक्योरमेंट लार्जली बाइस्ड वेट एंड राइस। फूड ग्रेन मतलब क्या होती है, पर्टिकुलरली जितने MSP दिया गया है, जितने सारे पल्सेस में फूड ग्रेन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होती है, लार्जली बाइस्ड होते हैं वेट एंड राइस में, क्योंकि मैक्सिमम जो फार्मर होते हैं इसी 2 क्रॉप के ऊपर रिलाई करते हैं और इसी दोनों क्रॉप के फूड प्रोक्योरमेंट बहुत चलती है, ठीक है। रीजनल बायस इन प्रोक्योरमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया स्टेट्स स्पेशली पंजाब हरियाणा। रीजनल बायस भी रहती है क्योंकि पंजाब हरियाणा में बहुत बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, बहुत बिग फार्मर्स, और अच्छे खासे टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसके वजह से उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छी खासी होती है। इसीलिए MSP का फ़ायदा ओनली वही लोग उठाते हैं नॉर्दर्न इंडिया में। तो ये एक रीजनली बायस भी बोला जाता है प्रोक्योरमेंट के लिए। ओवर प्रोक्योरमेंट कजेस फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टेट गवर्नमेंट। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हो गया, जितना गवर्नमेंट को प्रोक्योरमेंट होने के लिए बजट आया है, अगर उससे ज़्यादा किसी बार प्रोक्योरमेंट हो जाता है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन आ जाता है, ठीक है। ये एक कंस्ट्रेंट हो गया। लैक ऑफ सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, कभी कभी दिखा जाता है कि सेंटर और स्टेट में कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं रहता, क्योंकि अगर सेंटर में एक तरह की गवर्नमेंट है और स्टेट में उसकी अपोजिशन वाला गवर्नमेंट होता है तो डेफिनेटली एक हेरा फेरी चलती रहती है, मतलब एक दोनों में पड़ती नहीं है। तो प्रोक्योरमेंट स्टेज में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं रहता। ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड कोटा।
तो कोटा नहीं लगा के ओपन एंडेड जो प्रोक्योरमेंट होती है, इससे भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये बहुत सारे मैंने पॉइंट, लगभग 16 पॉइंट्स यहाँ पे डाले हुए हैं प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रेंट को। आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएगा, जिस मार्क के बेसिस पे आएगा, उसे देखकर आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करके जाइएगा और आगे जाकर इस तरह के क्वेश्चन का सामना भी अच्छी तरीके से कीजिएगा। अब थोड़ा देखिए, एक सजेशन है बाय संता कुमार कमेटी। सजेशन क्या है? सजेशन मतलब ये, हम जो भी कंस्ट्रेंट देखें कि फूड प्रोक्योरमेंट में कंस्ट्रेंट होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, मतलब उसका क्या सजेशन हो सकता है। देखिए, आप लोग पढ़ा होगा, जो भी सिविल सर्विस प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग को पता होगा कि एक कमेटी क्यों बसती है। जब एक प्रॉब्लम बहुत ही इस तरह की कंडीशन हो जाती है कि उसके ऊपर एनालाइज करना, डिबेट करना ज़रूरी हो जाती है, तभी एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि बाई गवर्नमेंट के द्वारा हो या फिर कोई डिपार्टमेंट की तरह हो या फिर क्या हो गया, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तरफ है, एक कमेटी क्रिएट किया जाता है, जिस कमेटी कुछ मेंबर्स को मिलाकर हुआ होता है। और वो मेंबर्स क्या करते हैं, अपने आपस में बातचीत करके, वो जो मेंबर्स होते हैं वो टॉप लेवल के एक्सपर्ट होते हैं। कोई मिनिस्ट्रीज हो गया, कोई डायरेक्टर्स लेवल के हो गए, कोई बहुत ही अच्छी खासी एक्सपर्ट्स हो गए, साइंटिस्ट वगैरह हो गए, तो सबको मिलाकर एक कमेटी क्रिएट किया जाती है। तो कमेटी डिसाइड करती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम को बेस करके कमेटी चुना जाता है। ऐसा नहीं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है वो उस तरह की जज को लेकर बनती है, कई बार बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स को लेकर बनती है, तो वो डिपेंड करता है। तो ये जो कमेटी, इसके बारे में तो डिटेल्स मैं यहाँ पे नहीं लिखी हूँ। तो ये एक कमेटी बना, जिस कमेटी का ये पर्पज़ था कि हम ये जो कंस्ट्रेंट बन के आ रही हैं, उसके ऊपर क्या सजेशन कर सकते हैं, हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए, मॉडिफाई रिवाम्प करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उस कमेटी के हिसाब से कुछ उन्होंने सजेशन दिया था, जो कि ऐसा नहीं है, वो जो भी सजेशन देते हैं गवर्नमेंट को उसको मानना ही पड़ता है। गवर्नमेंट उससे कुछ रेफरेंस लेकर वो अपने पॉलिसी में ऐड कर सकता है या फिर मान सकता है। तो उस कमेटी के हिसाब से उन्होंने फर्स्ट यही कहा था कि नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम को इनकरेज करना चाहिए, मतलब पॉपुलराइज करना चाहिए, और इसको फार्मर्स के बीच इनकरेज करना चाहिए टू स्टोर हिज प्रोड्यूस टू वेयर हाउस, कि फार्मर्स जो भी उसका प्रोड्यूस है जाकर वेयर हाउस, जो भी गोदाउन है या फिर कोल्ड स्टोरेज है, वहाँ पे जाकर स्टोर कर सकता है, ठीक है। विदाउट प्रोक्योरमेंट वहाँ पे जाकर स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे वो प्रोक्योरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट से पहले, अगर प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ है, एफसीआई टाइमली जाकर प्रोक्योरमेंट नहीं किया है, तो उससे पहले फार्मर्स ये सब कर सकते हैं। और एमएसपी, देखिए, जब तक प्रोक्योरमेंट नहीं होगा तब तक तो वो पैसा नहीं मिलेगा उसको एमएसपी के रेट पे। तो तब तक क्या कर सकता है, उसको एक उस स्टोर के बेसिस पे एक रिसिप्ट मिलेगी, जिस रिसिप्ट को दिखाकर वो उसको जितने पैसे की ज़रूरत होती है वो जाकर लोन कर सकता है। ये एक सिस्टम के बारे में उन्होंने सजेशन किया था। आप ही सोचिए, ये एक अच्छी खासी हो सकती है, एक अच्छा सजेशन डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि जब तक प्रोक्योरमेंट नहीं होता, फार्मर के पास पैसा नहीं पहुंचता, तब तक लोन्स नहीं होता है, तो उनको गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। द सेकेंड सजेशन उन्होंने ये दिया है कि अगर कोई मार्केट प्राइस बिलो एमएसपी है, ठीक है, एमएसपी से बिलो मार्केट प्राइस अगर कभी होता है कोई भी किसी भी सिचुएशन में, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, फार्मर जितने सारे लॉसेस झेल रहे हैं उसको कंपेंसेट करना चाहिए गवर्नमेंट को। एंड जो भी उसका प्रोड्यूस है, अगर एमएसपी रेट पे वो नहीं दे सकता है, एमएसपी से नीचे वाला मार्केट अभी चल रहा है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वो प्रोड्यूस को स्टोर करके रखना चाहिए वेयर हाउस में, जब तक वो प्रोड्यूस एमएसपी का रेट या फिर एबव एमएसपी रेट नहीं आ जाता। मतलब परचेज नहीं करना, प्रोक्योरमेंट नहीं करना, उसको वेयर हाउस में स्टोर करके रखना है। और हमारी कैपेसिटी ओवर बफर का स्टॉक से ओवर कैपेसिटी हमको नहीं रखना है, हमें वहाँ पे स्टोर करके रखना है, जब ज़रूरत होगी हम प्रोक्योरमेंट कर लेंगे, ठीक है।
इस तरह के कुछ सजेशन उन्होंने दिया था। थर्ड सजेशन यह था कि क्वालिटी चेक बाय थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी है, पर्टिकुलरली थर्ड पार्टी नहीं होते हैं क्वालिटी चेक करने के लिए, जो भी करते हैं एफसीआई और स्टेट मार्केटिंग एजेंसीज करते हैं या फिर सेंट्रल मार्केटिंग एजेंसी करते हैं, लेकिन क्वालिटी चेक एक प्रॉपर तरीके से थर्ड पार्टी की तरह होना चाहिए कि अच्छी खासी मॉइस्चर कंटेंट है कि नहीं प्रोड्यूस में। वो जब आए थे प्रोक्योरमेंट के लिए वो ठीक ठाक से है ना नहीं है, करप्शन को ट्रांसपेरेंसी जो मेंटेन होता है वो थर्ड पार्टी के इन्वेस्टिगेशन से, क्वालिटी चेक से हो सकता है। फिर फिक्स्ड नॉर्म्स फॉर क्वांटिटी ऑफ बफर स्टॉक की क्वांटिटी मेंटेन करने के लिए एक फिक्स्ड नॉर्म होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए। नो हार्म इन इंपोर्टिंग फूड ग्रेन्स रादर देन स्टोरिंग एक्सेस फूड ग्रेन्स। ठीक है, इंपोर्ट इट व्हेन सप्लाई इज लो। तो उनका सजेशन ये था कि हम अगर आवश्यकता से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो वेस्टेज में जा रही है। तो हमें बफर स्टॉक से ज़्यादा स्टोर नहीं करनी, प्रोक्योरमेंट नहीं करनी। अगर कभी सप्लाई कम होती है किसी भी रीजन के रीजन पे के लिए, तो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। जब सप्लाई बहुत लो हो जाएगी तो हम डिफरेंट स्टेट से या फिर ज़रूरत पड़े तो डिफरेंट कंट्री से सप्लाई कर लेंगे। तो इसके बारे में वो सजेशन दे रहे थे। FCI to gradually outsource its grain storage function to Central Warehousing Corporation and State Warehousing Corporation and private players। जो FCI होता है उनका सजेशन यही था कि जो आउटसोर्स उसको करना होगा, जो ग्रेन स्टोरेज फंक्शन को सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के द्वारा आउटसोर्स करनी होगी, या फिर स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के द्वारा, या फिर प्राइवेट प्लेयर्स जो भी है उनके द्वारा स्टेट आउटसोर्स करनी होगी। एक ही जगह पर अकुमुलेट नहीं करनी, होर्डिंग समय नहीं करनी। ठीक है, स्टोरेज ग्रेन इन सेलर्स रादर देन कवर एंड प्लिंथ गोदाम। ये एक सॉरी सिलोस, सिलो एक टाइप के गोदाउन है, उसमें उस तरह की सिलोज लगाकर स्टोर किया जाता है। तो वो कह रहे हैं सिलोज में हमें स्टोर करना है। हो सकता है सिलोज में थोड़ा ज़्यादा देर तक चीज़ें रहती होगी और अच्छी मेंटेनेंस होती होगी। कवर एंड प्लिंथ गोदाउन में ज़्यादा देर तक स्टोर ना करने के लिए उन्होंने सजेशन दिया था। एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन, हर एक चीज़ को कंप्यूटराइज करने की ज़रूरत होती है, वो सजेशन दिए थे। यूज कंटेनर टू ट्रांसपोर्ट फूड ग्रेन्स इंस्टेड ऑफ गनी बैग्स। उन्होंने ये भी सजेशन दिया था कि गनी बैग्स के बदले आप बड़े बड़े कंटेनर्स यूज़ करो, जो प्लास्टिक में आता है या फिर टीन की आती है, एल्यूमिनियम की आती है, वो उसको आप यूज़ कर सकते हो। इसमें थोड़ा ज़्यादा देर तक फूड ग्रेन्स रहती है। यूज़ इनलैंड वाटरवेज टू ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनलैंड वाटरवेज जो भी है उसको यूज़ करने के लिए उन्होंने रिकमेंड दिया था, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि लैंड में बहुत टैक्स होती है, पेट्रोल का, डीजल कास्ट, ये सब चार्ज बहुत होती है, लेकिन इनलैंड में थोड़ा कम होती है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा प्रोक्योरमेंट जो कंस्टेंट है वो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, लेकिन अब थोड़ा मैं कुछ हाईलाइट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन करने वाली हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आप एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हो या फिर नॉलेज के पर्सपेक्टिव से हो, आपको थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है इसमें। एक स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट आई थी। स्टैंडिंग कमेटी जो कि फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा एक कमेटी बिठा गया था, जहाँ पे ये सबमिटेड किया गया था a report on subject procurement, storage and distribution of food grains by Food Corporation of India अगस्त 9, 2021 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रोक्योरमेंट हुआ था, स्टोरेज हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था फूड ग्रेन्स का, उसका एक रिपोर्ट सबमिट किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या लैक्यूना हमारे सिस्टम में है, और क्या क्या थिंग्स जो हम प्लान करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, वो सब होता है। अभी देखेंगे, इस रिपोर्ट में पब्लिश किया गया था। तो ये तो आप लोगों को पता है कि प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होता है वो एफसीआई के द्वारा किया जाता है, एंड कुछ स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा भी किया जाता है। तो इसमें जो की ऑब्जर्वेशंस एंड रिकमेंडेशंस हुए थे कमेटी में, उसमें इंक्लूड क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहली बात है प्रोक्योरमेंट। द कमिटी ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस फॉर फूड ग्रेन्स आर कैरिड आउट बाय स्टेट एजेंसी। तो कमेटी के हिसाब से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रिपोर्ट जितने सारे उसको एनालिसिस करके ये जाना कि मैक्सिमम जो प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस होते हैं वो स्टेट एजेंसी के द्वारा किया जाता है, ना कि एफसीआई के द्वारा होता है। द शेयर ऑफ एफसीआई इज डायरेक्ट इन डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट इज लेस देन 5%। मतलब देखिए, एफसीआई रिस्पॉन्सिबल है
मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सही मायने में प्रैक्टिकल क्या होता है, लेस देन 5% एफसीआई का शेयर होता है, मतलब डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में एफसीआई का रोल बहुत ही कम होता है, लेस देन 5%। The committee recommended that the central government and FCI should assist the state government in creation of adequate infrastructure for effective procurement। तो कमेटी का रिकमेंडेशन ये था इसके रिपोर्ट को देखकर कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एफसीआई ये दोनों मिलकर स्टेट गवर्नमेंट को एक असिस्ट करना चाहिए कि एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट हो पाए। प्रोक्योरमेंट नियर बाय प्रोक्योरमेंट जो शॉप्स वगैरह होते हैं जहाँ पे प्रोक्योरमेंट होता है पर्टिकुलरली, बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा खुल पाए, फार्मर्स के पास किस तरह से एडिक्वेटली पहुँचा जा सके, ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी चीज़ों का बहुत आसेस बहुत ईजी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के बारे में भी बात किया था। तो डिसेंट्रलाइज्ड क्या है, जो एफसीआई डायरेक्ट ना करके स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी के थ्रू प्रोक्योरमेंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट यूटिलाइज द फूड ग्रेन्स प्रोक्योर्ड लोकली फ्रॉम विद इन द स्टेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर वेरियस स्कीम। कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, जो फूड ग्रेन प्रोक्योर हुआ है फार्मर से, उसको लोकली क्या करती है, अपने स्टेट के अंदर वेरियस स्कीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको यूटिलाइज करती है। जैसे हमारा उड़ीसा में हो गया सुभद्रा योजना, अभी नया नया हुआ है कि उसके तहत डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी फूड ग्रेन्स वगैरह। ठीक है, इन केस ऑफ एक्सेस प्रोक्योरमेंट इन एनी स्टेट द फूड ग्रेन्स आर हैंडेड ओवर टू एफसीआई फॉर स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन टू अदर स्टेट। अगर एक्सेस कुछ प्रोक्योरमेंट होता है कोई स्टेट में तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हैंड ओवर कर दिया जाए एफसीआई को स्टोरेज के लिए, या फिर कोई अदर स्टेट में अगर कोई इमरजेंसी चाहिए या फिर अदर स्टेट में नीड है फूड ग्रेन की तो वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये स्कीम रिड्यूसेस द ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये जो स्कीम है डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट, इसमें ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिड्यूस होता है। नॉन ट्रेडिशनल स्टेट जहाँ पे प्रोक्योरमेंट बहुत कम होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता, वहाँ पे ये इनकरेज करता है प्रोक्योरमेंट के लिए और एनाबल्स प्रोक्योरमेंट ऑफ लोकल ग्रेन्स विच में बी मोर सुइटेड टू लोकल टेस्ट। तो ये लोकल जो एरिया होता है, लोकल में जो फूड ग्रेन्स होते हैं जैसे कि रागी हो गया, बाजरा हो गया, बहुत सारी चीज़ों को भी ये एनाबल करता है प्रोक्योरमेंट करने के लिए जो कि लोकल टेस्ट के लिए सूटेबल है। जो जिस एरिया में रागी बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर मिलेट्स बहुत ज़्यादा यूज होता है, पल्सेस बहुत ज़्यादा होता है, उस एरिया में ये सारी चीज़ों की एनकरेजमेंट हो, इसको ये ध्यान देता है। द कमिटी ऑब्जर्व किया है कि इवन आफ्टर 23 years of inception of the scheme, it has been undertaken by only 8 states in case of wheat, 15 स्टेट इन केस ऑफ राइस। तो कमेटी ने ये ऑब्जर्व किया कि 23 इयर्स हो गए हमारे ये इंसेप्शन को, इस स्कीम को, जो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट है इसको हम इंसेप्ट कर चुके हैं, मतलब इम्प्लीमेंट किए हुए, लेकिन अभी तक ओनली 8 स्टेट में व्हीट को डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के द्वारा प्रोक्योरमेंट किया जाता है और 15 स्टेट में राइस को प्रोक्योरमेंट किया जाता है। बाकी सारे ग्रेन्स की इतनी अभी तक चर्चा नहीं हुई है। द स्कीम हैज़ कंट्रीब्यूटेड रिमार्केबली टू द इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ public distribution system by making it possible to supply food grains suited to local taste। सो क्या इस स्कीम ने क्या किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोकल टेस्ट को नज़र में रखते हुए इस फूड ग्रेन इस स्कीम को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू एफिशिएंसी बढ़ाने की बात करता है। द कमिटी उन्होंने इसी वजह से रिकमेंड किया कि द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शुड एनकरेज द अडॉप्शन ऑफ द स्कीम इन नॉन ट्रेडिशनल स्टेट। कि उनको देखिए, ये जो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट है, मैंने आपको बोला था कि ये हर एक स्टेट में यूज़ नहीं होता, मतलब हर स्टेट में ये फॉलो नहीं किया जाता। तो इसी वजह से इस कमेटी ने रिकमेंड करते हैं कि नॉन ट्रेडिशनल स्टेट, जो स्टेट में इस तरह की प्रोक्योरमेंट फॉलो नहीं होता है इस स्कीम, इसको वहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा encourage किया जाए। डिपार्टमेंट एंड एफसीआई शुड ऑल्सो टेक स्टेप्स फॉर टाइमली क्रिएशन ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दिस पर्पज इन कोऑर्डिनेशन विद द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। तो डिपार्टमेंट जो है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया या फिर एफसीआई, ये दोनों जो स्टेट है, स्टेट के साथ मिलके कुछ कंसल्टेशन करके किस तरह की नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए लग सकता है
इस पर्पजेस के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा कोऑर्डिनेट करके इस काम को एनकरेज करना चाहिए। तो एक हो गया हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, किस तरह से रिकमेंड किया उन्होंने, और डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट के बारे में भी कुछ रिकमेंडेशन उन्होंने दिया था। आगे चलते हैं। थर्ड जो चीज़ वो ऑब्जर्व किया वो था रिफ्यूजिंग प्रोक्योरमेंट एट सेंटर्स। ये क्या होता है? द कमिटी नोटेड दैट लोअर स्टाफ पोस्टेड एट प्रोक्योरमेंट सेंटर समटाइम्स रिफ्यूज टू प्रोक्यूर ऑन नॉन बोनाफाइड टेक्निकल रीजन्स सच एज मॉइस्चर कंटेंट इन द प्रोड्यूस। तो देखिए ये एक नई चीज़ बनकर आई उनके ऑब्जर्वेशन में कि उनके हिसाब से कि कुछ ऐसे स्टाफ्स रिक्रूट किया जाता है प्रोक्योरमेंट सेंटर में जो कि लोअर स्टाफ होते हैं, मतलब अंडर स्किल्ड होते हैं या फिर अनएजुकेटेड होते हैं, जिनको इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज नहीं होती है, प्रोक्योरमेंट कैसे होगी, क्या होगी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो क्या होता है, कई बार उन्होंने क्या कर देते हैं, जो नॉन बोनाफाइड टेक्निकल रीजन्स, जो रीजन्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो रीजन्स इतना ज़रूरी नहीं है, और इसको वो इम्पोर्टेंट दिखा कर ना प्रोक्योरमेंट को रोक देते हैं या फिर रिफ्यूज़ कर लेते हैं फार्मर से प्रोक्योरमेंट करने के लिए। मान के चलिए कि अगर कोई फार्मर्स पैडी लेकर आया है, ठीक है, प्रोक्योर करने के लिए, तो राइस लेकर आया है, तो वो क्या करेंगे, बता देंगे कि राइस में मॉइस्चर कंटेंट ठीक नहीं है, तो ये प्रोक्योरमेंट में नहीं जा सकता। तो क्या होगा, डेफिनेटली फार्मर उसे लौटा कर ले जाएगा और बाहर कोई अच्छी जगह पे जहाँ पे ये वो उसको बेच सकता है वहाँ पे जाकर बेच देगा। हो सकता है इसको कम दाम में मिले या फिर ज़्यादा दाम पे मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका प्रोड्यूस बेचना चाहिए। लेकिन जो चीज़ मार्केट में आ सकता था, एफसीआई की गोदाम में आ सकता था, वहाँ पे इस रीजन के वजह से वो चीज़ें चली गई, मतलब गवर्नमेंट के हाथों से वो चली गई, फार्मर्स और कहाँ बेच दिया। तो ये नॉन बोनाफाइड टेक्निकल रीजन्स होगा। तो इसके वजह से क्या होता है, फार्मर्स को बहुत सारा हार्डशिप फेस करना पड़ता है और जिसके वजह से डिस्ट्रेस सेल हो जाती है। मान के चलिए एमएसपी 2000 रुपीज़ है, तो वहाँ पे एफसीआई ने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, डेफिनेटली और कोई जाकर प्राइवेट जगह पे वो इसको बेचेगा फेयर शॉप में, जहाँ पे इसको हो सकता है 1200 या फिर 1500 रुपीज़ में वो दे सकता है, या फिर लेस देन 1000 रुपीज़ में उसको बेच सकते हैं। तो फार्मर को डेफिनेटली लॉस का सामना करना पड़ा। तो इसी वजह से क्या होता है कि कमेटी ने रेकमेंड किया, फूड ग्रेन शुड नॉट बी रिजेक्टेड ऑन फिल्मी ग्राउंड्स इफ़ दे कन्फर्म टू द फेयर एवरेज क्वालिटी नॉर्म्स। अगर उनका जो रिकमेंडेड फेयर एवरेज क्वालिटी नॉर्म्स होते हैं वो पास कर चुका है, तो फूड ग्रेन को किसी भी हालत पे इस पे फिल्मी ग्राउंड, मतलब जो नौटंकीबाजी करते हैं स्टाफ्स वगैरह, अपने हिसाब से वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ हो गया। फिर उन्होंने स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर भी कुछ रिकमेंड किया था, कुछ ऑब्जर्वेशन किया था कि डिस्पाइट वेरियस ऑडिट्स फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, द यूटिलाइजेशन ऑफ हायर स्टोरेज फैसिलिटी इज स्टिल वेरी हाई। मीनवाइल द एफसीआई ओन्ड फैसिलिटीज रिमेन अंडर यूटिलाइज्ड। तो कमेटी के हिसाब से कमेटी ने ऑब्जर्व किया कि जितने सारे स्टोरेज कैपेसिटी है हमारे इंडिया में, तो डिफरेंट स्टेट में भी देख सकते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में या फिर ब्लॉक्स में, जहाँ पे भी स्टोरेज कैपेसिटी होता है, वो जो भी हायर्ड किया जाता है। देखिए एक चीज़ होती है एफसीआई की ओन स्टोरेज कैपेसिटी, एफसीआई की ओन गोदाम, और जो गोदाम फुल हो चुका है, और एफसीआई के पास ये भी होता है फैसिलिटी कि वो कुछ हायर कर सके, कुछ गोदाम को हायर कर सके, रेंट दे सके गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वहाँ पे जाकर एक्स्ट्रा चीज़ें बफर स्टॉक के हिसाब से रह सके। तो कमेटी ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हायर किया गया है जो स्टोरेज फैसिलिटीज़, उसका ओवर यूटिलाइजेशन, द यूटिलाइजेशन ऑफ हायर स्टोरेज फैसिलिटीज स्टेट वेरी हाई, मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज हो रही है। लेकिन जो एफसीआई की ओन स्टोरेज फैसिलिटीज़ है वहाँ अंडर यूटिलाइज्ड कंडीशन में पड़ी हुई है। ठीक है, अपने जगह पे कुछ भी चीज़ नहीं हो रहा है, जो हायर किया गया है वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें हो रही है, तो इसका मतलब कितना करप्शन हो रहा है। तो उन्होंने रेकमेंड किया कि एफसीआई टू मैक्सिमाइज, एफसीआई को कुछ चीज़ें, कुछ स्टोरेज जो फैसिलिटीज़ है उसको हायर करने से पहले अपने जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ है उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करनी है, उसके बाद वो जाकर हायर कर सकता है। अगर नेसेसरी हुआ तो ही वो हायर करेगा बाय पेइंग रेंट।
ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने रिकमेंड किया था। नेक्स्ट देखते हैं। फिर वो स्टोरेज को लेकर और एक चीज़ भी ऑब्जर्वेशन किया गया था, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन्स। गोडाउन्स के कंस्ट्रक्शन को लेकर भी उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया था, जैसे कि कमिटी ऑब्जर्व दैट एफसीआई कुड नॉट अचीव द टारगेट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन्स इन 2021। 2021 में जो एफसीआई को टारगेट दिया गया था गोडाउन कंस्ट्रक्शन करने की, वो अचीव नहीं कर पाए थे। तो इसी वजह से उन्होंने रिकमेंड किया था कि expediting the ongoing construction projects, particularly in the northeastern states, Jammu and Kashmir, Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep। तो कमेटी के हिसाब से एफसीआई को रिकमेंड किया गया है जितने जल्दी हो सके पर्पसफुली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, ये सब एरिया में इस जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। फर्दर इट रिकमेंडेड दैट प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय एफसीआई इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सच एज लैंड एक्विजिशन शुड बी टेकन अप विद द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स एट द हाईएस्ट लेवल। मतलब जो लैंड एक्विजिशन करने की प्रॉब्लम मैक्सिमम टाइम फेस करना पड़ता है, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, वहाँ पे ट्राइबल पीपल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लैंड एक्विजिशन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये सारी चीज़ें स्टेट लेवल को सौंप दिया जाए ताकि वो उसको अच्छी तरह से, उनको पता है अपने लोगों को किस तरह से डील करनी है इस प्रॉब्लम में, तो वो इसको हैंडल कर लेंगे। इट ऑल्सो ये भी रिकमेंड किया था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मिनी गोडाउन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। मिनी गोडाउन्स स्टेट के डिफरेंट पार्ट में कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी उन्होंने रिकमेंड की थी। फिर डैमेज्ड फूड ग्रेन्स के ऊपर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वेरी हाई वैल्यू ऑफ डैमेज्ड फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग 2017 to 20। मतलब फूड ग्रेन्स 2017 से लेकर 2020 तक पर्टिकुलरली 12.6 करोड़ की वैल्यू तक जो फूड ग्रेन्स है, मतलब जो फूड ग्रेन डैमेज हुआ है उसकी कॉस्ट आप अगर एस्टिमेट करोगे तो लगभग 1206 करोड़ रुपीज़ होगी। इतने सारे फूड ग्रेन्स डैमेज हो चुके हैं। ये भी नोटेड किया था कि डैमेज्ड फूड ग्रेन्स अकर्ड मेनली ड्यू टू, किस वजह से, पेस्ट अटैक के वजह से डैमेज होते हैं, एक्सपोजर टू रेन के वजह से, मतलब कुछ गोदाम्स में कंडीशन ऐसे हो गए हैं कि रेन तो इसमें लीकेज होती है रूफ से, तो उस तरह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फ्लॉड अगर हो गया, फिर गोदाम में कुछ अगर लीकेजेस होते हैं, पुअर क्वालिटी स्टॉक अगर हम प्रोक्योरमेंट कर चुके हैं, और नेग्लिजेंस ऑफ ऑफिसर्स। पर्टिकुलरली कभी कभी क्या होता है, जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो ठीक से ऑब्जर्वेशन में नहीं जाते, ऑब्जर्व नहीं करते। टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करना पड़ेगा अगर आप ये सारे फूड ग्रेन्स वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं कहाँ पे, तो इसी वजह से फूड ग्रेन डैमेज हो जाता है। तो इसी वजह से उन्होंने ये कहा, वो ऑल्सो ये भी नोटेड किए थे कि वेरी स्लो मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। मैंने मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जहाँ पे लोगों तक खाना पहुँचता है, फूड ग्रेन पहुँचता है, वहाँ तक भी स्लो मूवमेंट होती है फूड ग्रेन की। ऐसा नहीं कि आज ज़रूरत है आज ही पहुँच जाता है, विच लीड्स टू ह्यूज पीलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स एंड रॉटिंग। तो धीरे धीरे फूड ग्रेन्स रहते रहते रॉटिंग हो जाती है और पीलिंग हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के लिए कमेटी ने क्या रिकमेंड किया कि अडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट साइंटिफिक स्टोरेज मेजर्स टू प्रिवेंट एनी डैमेज। तो उन्होंने ये कहा कि एडिक्वेट साइंटिफिक स्टोरेज मेजर्स को हमें अडॉप्ट करना चाहिए ताकि डैमेज को हम रोक सकें, और ये स्टोरेज कैपेसिटी को, मतलब नई स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए भी उन्होंने कुछ रिकमेंड किया, जैसे कि मेजर वेट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो होते हैं पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे आप न्यू स्टोरेज कैपेसिटी आप क्रिएट कर सकते हैं। अदर स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, जहाँ पे नॉन कल्टिवेबल लैंड में भी अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। जो जिस जगह पे नॉन कल्टिवेबल लैंड है वहाँ पे आप लैंड को लेकर एक्विजिशन में लेकर वहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी बना सकते हो। फर्दर द कमेटी रिकमेंड किया कि ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर अक्यूरल ऑफ डैमेज्ड फूड ग्रेन शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। मतलब ऑफिशियल जो होते हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टाइम टू टाइम सुपरवाइज करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। तो लास्टली उन्होंने जो नोट मतलब ऑब्जर्व किया था वो है ट्रांजिट लॉस। कमिटी नोटेड दैट, उन्होंने नोट किया कि डिस्पाइट वेरियस इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट to reduce storage and transit loss of food grains, transit losses are still very high। transit losses मतलब आप फूड ग्रेन जो प्रोक्योर हुआ, प्रोक्योर से लेकर स्टोरेज तक, स्टोरेज से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो ट्रांजिट फेज में होती है,
ट्रांजिट स्टेज में जो होती है फूड ग्रेन्स, उस जो ट्रांजिट टाइम है, उस ट्रांजिट के दौरान बहुत सारे फूड लॉसेस होते हैं। हालांकि बहुत सारे डिपार्टमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है इसको लॉस को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे ट्रांजिट लॉस होते हैं, जैसे कि 281 करोड़ ड्यूरिंग अप्रैल टू अक्टूबर 2020। इस टाइम पे जो ट्रांजिट हुआ था, जो रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट को एनालिसिस करके उन्होंने देखा कि जितने सारे लॉसेस हुए हैं उसके वैल्यू लगभग 281 करोड़ है। इसी वजह से उन्होंने रिकमेंड किया कि स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट नेग्लिजेंट ऑफिसर। जो ऑफिसर्स नेग्लिजेंस करते हैं, इस चीज़ को ठीक से नहीं देखते, उनके तरफ से मतलब उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा टू होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर अनजस्टिफाइड लॉसेस। उनको दिखाना होगा किस वजह से लॉसेस हुआ है। अगर अनजस्टिफाइड लगा गवर्नमेंट को तो वो डेफिनेटली पनिशमेंट मिलेंगे उनको। द कमिटी ऑल्सो नोटेड दैट द डिपार्टमेंट रिसीव्स वेरियस कंप्लेंट्स रिलेटेड टू लीकेज, diversion of food grains for other purposes and corruption despite an elaborate monitoring system। मतलब हमारे मॉनिटरिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग होते हुए भी अंदर इतना करप्शन होता है कि डिपार्टमेंट ने बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट रिसीव किए हैं, जैसे कि फूड ग्रेन लीकेज होते हैं, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए हैं वो फूड ग्रेन पर्टिकुलरली वो डिस्ट्रीब्यूट ना होकर डिफरेंट अदर पर्पजेस के लिए वो डाइवर्ट हो रहे हैं, करप्शन हो रहे हैं। तो इसी वजह से उन्होंने रिकमेंड किया कि एक स्ट्रॉन्ग विजिलेंस मैकेनिज्म एफसीआई को फॉलो करना चाहिए इन कोऑर्डिनेशन विथ स्टेट एंड इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म किस तरह से प्रॉपरली फंक्शन करे, ये एफसीआई को और सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छी तरह से देखनी चाहिए। तो इस यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रेंट और कुछ रिकमेंडेशंस, जो कि हमें अगर रिकमेंडेशन उसके ऊपर आए कि कंस्ट्रेंट को हम कैसे उसके सजेशंस क्या है, तो इसमें हम रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो कंटेंट कैसा लगा। तब तक के लिए मैं विदा चाहती हूँ। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।